गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। मैं डॉक्टर विराज वोरा आज एक बार फिर से आदर्श अहमदाबाद की ओर से आप सबका मेरे जागते रहो सीरीज़ उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो सेशंस है आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एंड इट इज़ रियली गुड टू बी बैक हियर। आप सबको फिर से देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। So basically I am you know that my mother tongue is गुजराती और मैं गुजराती में ज़्यादा बात करती हूँ, पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि अगर हिंदी में ये सेशंस हो जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है। देर आर सम पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ गुजरात एंड हु वांट्स टू टेक बेनिफिट ऑफ आदर्श अहमदाबाद एंड द नॉलेज इट शेयर्स। तो आज मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्राई करने वाली हूँ एंड अगर कुछ गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर, बहन समझकर प्लीज़ माफ़ कर देना। और साथ साथ में कोई वर्ड में अगर मेरा कुछ गुजराती हिंदी में गड़बड़ है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू राइट इन कमेंट, तो मैं नेक्स्ट टाइम में उसको करेक्ट कर सकूँ। ओके, आई वेलकम ऑल द फीडबैक एंड अगर आपको लगे कि हिंदी से ज़्यादा गुजराती में ही ठीक लग रहा है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गो बैक टू दैट। इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, क्योंकि जब गुजराती में इतने कंफर्टेबल हो जाओ और फिर जब हिंदी में बात करने की बात आए तो इट बिकम्स लिटिल अनकंफर्टेबल। टेंशन भी होता है, नर्वसनेस होती है, बट इट इज़ ऑल्सो अ लेसन दैट ग्रोथ इज़ आउटसाइड द कंफर्ट जोन, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको ओवरकम ना किया जा सके। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन में हम ये भी कवर करेंगे कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कैसे अपने फियर ऑफ फेलियर से ओवरकम करना सीखते हैं। तो ऑल दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वर्ड कि उसका नाम आए तो ही सबको सेशन अटेंड करने का मन हो जाता है। अगर कम्युनिकेशन हो या फिर लिसनिंग हो या फिर डिसीजन मेकिंग या ऐसा कोई सेशन होगा तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द वर्ड कि सबको उसको उसके साथ रिलेट करते हैं। एवरीबडी इज सो मच सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस दैट एवरीबडी वांट्स टू लर्न कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। तो I would jump directly to that topic. Also, I would like to know how many Hindi speaking people are watching these sessions. तो अगर ज़्यादा हिंदी वाले लोग हैं तो ही we would go there. Otherwise, for comfort of Gujarati people, we would go back to Gujarati language. तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हो और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, गुजराती नहीं समझ पाते हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि आई एम द यूजुअल वॉचर, मैं देखता रहूँगा हमेशा और मैं हिंदी जानता हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू इन हिंदी। सो दैट वुड बी अ गुड फीडबैक टू अस ऑल्सो कि आदर्श अहमदाबाद के आगे के सेशंस हम कैसे मैनेज करें। ओके, आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। जब जैसे चीज़ें खुलने लगी है तो इट डजंट मीन दैट वी ऑल नो दैट इट इज़ एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम। तो लेट्स गो बैक टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। ओके, यू स्ट्रेस, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। नाउ यू स्ट्रेस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी जैसे फैट में होता है कि अच्छा फैट और बुरा फैट, प्रोटीन्स होता है गुड प्रोटीन्स एंड बैड प्रोटीन्स, वैसे ही स्ट्रेस में भी ऐसा होता है कि गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। और गुड स्ट्रेस को बोलते हैं यू स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस को बोलते हैं डिस्ट्रेस। नाउ व्हाट इज यू स्ट्रेस? लेट्स गो फर्स्ट देयर। यू स्ट्रेस का मतलब है कि अगर मुझे सुबह 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है तो मैं 5 बजे या मुझे घर से निकलना पड़ेगा या 4 बजे मुझे उठना पड़ेगा। तो रात को 10 बजे सोते वक्त मेरे दिमाग में जो 4 बजे उठने के लिए चलता है, दैट इंक्रीजेज माई अलर्टनेस टू वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग, उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, विच इज नेसेसरी। वो लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए दैट हेल्प्स। लेकिन अगर मुझे इतना टेंशन हो जाता है सुबह उठने का कि मैं सो ही ना पाऊं, then that is distress. So eustress is the stress that helps you grow. यूस्ट्रेस ऐसे हेल्प करता है कि वो हमें अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा क्रॉस करने में, अपने प्रोग्रेस करने में पॉजिटिवली हेल्प करता है। उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि अगर ऑफिस टाइम पर पहुंचना हो तो 10 बजे पहुंचने के लिए आधे घंटे का रास्ता हो तो 9:30 को निकलना है, वो दिमाग में अलर्टनेस रखकर सारे काम खत्म करना घर के, दैट इज यू स्ट्रेस। लेकिन इतना टेंशन लेना कि ड्राइविंग ठीक से ना हो पाए, पसीना पसीना हो जाए, धड़कने बढ़ जाए, लेट होगा तो क्या होगा, एंजाइटी बोलते हैं उसको, अगर वैसा हो जाए तो दैट इज डिस्ट्रेस।
सो यूज स्ट्रेस इज वेरी मच नेसेसरी इन लाइफ फॉर प्रोग्रेस. यूज स्ट्रेस होना ही चाहिए बिकॉज दैट हेल्प्स पीपल टू प्रोग्रेस, लेकिन डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए. अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें हम बिल्कुल ही फंक्शन करना बंद कर दे, सोच बंद हो जाए, कुछ फील ना हो, नम हो जाए, या फिर इतना डर फील हो कि छोड़कर भाग जाने का, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं कि या तो लड़ने का मन करे या वहां से भाग जाने का मन करे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस. तो हम इस सीरीज में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के 5 सेशंस है उसमें हम जो स्ट्रेस की बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट डिस्ट्रेस. सो रादर देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेट्स कॉल इट डिस्ट्रेस मैनेजमेंट. ओके, तो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कंसेप्ट कि स्ट्रेस हमेशा अच्छा ही होता है या बुरा ही होता है. दोनों तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रेस. नाउ another word which is very much attached to stress is, can you write it? स्ट्रेस के साथ दूसरा कौन सा वर्ड अटैच्ड है? आई एम सॉरी, आई टॉक्ड अबाउट इट. प्रॉब्लम. जब प्रॉब्लम होता है तब स्ट्रेस होता है, तब डिस्ट्रेस होता है. नाउ लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉब्लम्स. अगर जिंदा है तो प्रॉब्लम्स है. अगर हम प्रॉब्लम की अभी मैं बात भी कर रही हूं तो सबके दिमाग में एक एक प्रॉब्लम आ जाता है जो अभी है. और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो दिमाग में प्रॉब्लम्स क्या होंगे कि कैसे इनकम होगी, अगर बढ़ रहे हैं तो आगे पढ़ाई का क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर जॉब है तो जॉब रहेगी या नहीं रहेगी. बहुत सारे कट ऑफ होने वाले हैं जॉब, तो डर लगता है कि अगर मेरा भी एक कट ऑफ हो जाए तो. अगर बिजनेसमैन होगा तो होगा कि बिजनेस चलेगा कि नहीं. अगर मदर है तो शी वुड थिंक अबाउट कि सबकी हेल्थ बनी रहे या फिर सब चीजें किचन में मिल पाएगी या नहीं, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा. All these kinds of stress are very much prevalent these days because the world is changing. और एक ऐसा फेज हो जाने वाला है कि आफ्टर दिस पैंडेमिक द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. कोविड के पहले वाला वर्ल्ड और कोविड के बाद वाला वर्ल्ड. तो ये 2 डिफरेंट फेज में नाउ वी आर ट्रांजिटिंग. तो ये ट्रांजिशन वाला फेज हमेशा स्ट्रेसफुल ही होने वाला है. बट लेट्स लर्न हाउ टू बी स्टेबल इन दैट एंड हाउ टू कॉम्बैट द स्ट्रेस. तो जैसे एंगर का सेशन याद हो तो एंगर में बात की थी कि कभी भी एंगर करते नहीं है, एंगर आती नहीं है, एंगर करते हैं. गुस्सो करू छू, आई यूज टू से इन गुजराती, कि एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्सा आ नहीं जाता है. वैसे ही स्ट्रेस हो नहीं जाता है, स्ट्रेस करते हैं. स्ट्रेस इज नॉट अबाउट व्हाट प्रेशर यू आर बेरिंग, स्ट्रेस इज अबाउट हाउ यू आर बेरिंग द प्रेशर. प्रेशर कितना है वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस का डिपेंडेंस है. तो देखा जाए तो अगर एक बैग है मेरे पास, जो पुराने वाली वो जो बैग होती थी ना, बड़ा पिटारा, उसको लेकर मैं स्टेशन जाऊं और उसको हाथ में उसको पकड़ के जाना हो तो इट वुड बी अ लिटिल स्ट्रेसफुल. मुझे हाथ में ज्यादा जोर लगेगा. अगर एक की जगह 2 हो तो 2 एक हाथ में ज्यादा लगेगा, लेकिन दोनों को अगर एक हाथ में डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेस कम हो जाएगा. अगर पहिए वाली बैग ले लूं और कम हो जाएगा. सो इट इज अबाउट हाउ यू कैरी इट. हाथ में कैरी करते हो, कमर पे कैरी करते हो, सर पे कैरी करते हो. वैसे ही जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे कैरी करते हैं, दैट डिसाइड्स वेदर वी फील स्ट्रेस्ड और नॉट स्ट्रेस्ड और लेस स्ट्रेस्ड. तो स्ट्रेस भी आ नहीं जाता है, स्ट्रेस करते हैं. क्यों? एक ही सिचुएशन में कोई बंदा उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर बहुत ही आगे प्रोग्रेस कर जाता है और उसी प्रॉब्लम के अंदर, उसी सिचुएशन के अंदर कोई बंदा सुसाइड कर लेता है. राइट. सो ये दोनों सिचुएशन कैसे हुई? क्योंकि दोनों के कैरी करने के रास्ते अलग अलग है. दोनों को कैरी, ये स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम को कैरी करने के तरीके अलग अलग है. दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. ओके, सो नाउ लेट्स डिफाइन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम किसे कहते हैं? सो प्रॉब्लम इज, डेफिनेशन बताती हूं. प्रॉब्लम इज द गैप बिटवीन माई करंट सिचुएशन एंड द सिचुएशन दैट आई डिजायर. वेरी सिंपल डेफिनेशन. मेरी अभी की जो कंडीशन है, मेरी करंट सिचुएशन है, वो सिचुएशन और मेरी जो सिचुएशन मेरे दिमाग में है कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, उन दोनों के बीच का गैप, दैट इज द प्रॉब्लम. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सैलरी महीने की 30,000 रुपीज हो और अगर मुझे चाहिए कि मेरी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तो ये 70,000 का जो गैप हुआ, दैट 70,000 इज माई प्रॉब्लम. वैसे ही अगर मेरा घर 30,000 में चल रहा है और मेरी सैलरी है 25,000, तो जो 5,000 का गैप पड़ा, दैट 5,000 इज माई प्रॉब्लम.
ओके अगर मैं चाहती हूं कि मेरे पास कोई पीएचडी डिग्री होनी चाहिए लेकिन मेरे पास मास्टर्स डिग्री हो, तो मास्टर्स और पीएचडी के बीच का गैप, दैट इज द प्रॉब्लम। वैसे ही अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो अगर किसी सास को लग रहा है कि मैं जिस तरह से कुछ खाना बनाती हूँ वैसे ही मेरी बहू खाना बनाए, तो उनकी करंट सिचुएशन जो अभी खाना बन रहा है और उनके दिमाग में जैसा खाना बनना चाहिए उसके बीच का जो गैप है अ प्रॉब्लम। अगर किसी बाप को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जिंदगी जिया हूं वैसे ही मेरा बेटा जिए, उसके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफस्टाइल सही है और बेटे की गलत है, तो अपनी लाइफस्टाइल और वो लाइफस्टाइल के बीच का गैप, अगेन अ प्रॉब्लम। मोर एग्जाम्पल्स, बहू वुड थिंक कि मेरी सास मेरी मम्मी की तरह ही होनी चाहिए, तो वो जो क्वालिटीज या फीलिंग्स का गैप पड़ रहा है, अगेन अ प्रॉब्लम। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे खुद के क्रिएट किए हुए नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से कि पहले वाले लोगों की जिंदगी इजी थी और अब की जिंदगी बहुत ही मुश्किल वाली है। पहले स्ट्रेस कम था, अभी स्ट्रेस ज्यादा था। लेकिन अगर 100 साल पहले भी किसी की बात सुने तो दे ऑल्सो से कि यार अभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, 100 साल पहले अच्छा था, राइट? तो every time people feel that I am not in the right state, I am not in the right situation, and I am right while everything around me is not right. So that is the basic problem with problem. क्योंकि हमें प्रॉब्लम समझना नहीं आता, प्रॉब्लम को डिफाइन करना नहीं आता है, राइट? So let's understand this gap. So every time it is a tragedy that for every person and every situation and everything in our life we have an opinion. हमारे पास सब लोगों का, सब सिचुएशन का, सब चीजों का हमारे दिमाग में कोई ना कोई ओपिनियन रहता है और ये ओपिनियन ही चीजें अभी कैसी है और कैसी होनी चाहिए वो दोनों के बीच का गैप क्रिएट करती रहती है। और जैसे ये गैप क्रिएट होता रहता है वैसे ही दिमाग में चलता रहता है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, सैलरी इससे ज्यादा इतनी होनी चाहिए, प्रमोशन बढ़ के इतना होना चाहिए, बॉस को मुझे इतना अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑल दीज गैप्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस इज वेरी मच रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। सो हाउ अबाउट वी अंडरस्टैंड दिस गैप, we become conscious about this gap and we try to reduce this gap. अपने लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए जो गैप क्रिएट करे कि जिसको फील करने का रास्ता हमारे पास ही है, हमारे पास ही है, सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कि क्यों मैं ऐसे ना सोचूं कि मैं अभी जो विराज हूं वो शायद लेजी हो सकती हूं, लेकिन मेरे दिमाग में जो विराज है वो बहुत ही एक्टिव होनी चाहिए, जो दिन में 18 घंटे काम आराम से कर लेनी चाहिए। तो वो गैप क्रॉस करना इज यू स्ट्रेस, तो वो होना चाहिए, दैट इज अ गुड स्ट्रेस, वो प्रॉब्लम होना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि घर में कोई दूसरा लेजी है और उसको 18 घंटे काम करना चाहिए, जबकि मुझे अपना तो काउंट ही नहीं करना है कि कैसा है। ओके, सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि अभी आपके आजू बाजू में जो सबसे महंगी चीज हो उसका नाम लिख दीजिए। यूजुअली वी डू दिस एक्सरसाइजेज इन क्लास कि मैं एक बास्केट लेकर जाती हूँ और सारे पार्टिसिपेंट्स के पास ये बास्केट लेकर जाती हूँ एंड आई टेल देम कि आपके पास जो सबसे महंगी चीज हो वो उसमें रख दीजिए। कोई वॉलेट रखता है, कोई क्रेडिट कार्ड रखता है, कोई गाड़ी की चाबी रखता है, सोने का चेन। सो व्हाट डू यू हैव अराउंड यू जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? प्लीज राइट इट डाउन। आई एम गिविंग यू अबाउट 1 मिनट। एक ही वर्ड में जल्दी से आपके आजू बाजू में जो सबसे महंगी चीज आपको दिखे वो आपको लिख देनी है अंदर। चलो, सोने की चेन, बैटरी बैंक, ओके, योर हेल्थ, ओके, टाइम, गुड, ऐसे, ओके, दिस इज नॉट द आंसर। टाइम, ओके, दीप्ति बहन, हेल्थ, ओके, तरुण भाई, लैपटॉप, ओके ओके ओके, योर बैंगल, आई एम श्योर कि डायमंड होंगे उसके अंदर, वॉच, आईफोन, ओके, हेल्थ। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट पुटिंग योर सेल्फ इन द बास्केट? अगर खुद नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? टाइम का, वॉच का, लैपटॉप का, सोने की चेन का, सोने की बैंगल का, क्रेडिट कार्ड का, फैमिली का, हेल्थ का, एनीथिंग। You yourself are the most important, valuable thing that you have.
सो प्लीज बेयर दिस इन माइंड कि किसी भी चीज के लिए अपनी शांति को, अपने आप को मत खो दीजिए। आई गिव यू वन वेरी गुड स्टोरी। एक बाबा थे, संत बाबा, जो जंगल में रहते थे, और उनको एक बच्चा मिला। बच्चा बहुत ही मतलब बहुत छोटा था और जंगल में कहीं गुम हो गया था। तो उन्होंने वो बच्चे को रख लिया अपने पास कि अभी उसके पास तो कोई माँ बाप है नहीं, कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, तो आई वुड टेक केयर ऑफ हिम। ऐसा अपने पास रखा और अपनी तरीके से ट्रेन करने लगे। तो वो बच्चा तो बचपन से ही बाबा बन गया। अब उस बच्चे को और उसको, दोनों को साथ में रहते रहते बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, अल्टीमेटली 15-18 साल का हो गया। तब तक बाबा जी ने उसको सब कुछ सिखा दिया था, कैसे भिक्षा मांगते हैं। 2 लंगोट और एक कटोरा, बस उतनी ही उनके पास प्रॉपर्टी थी। और कैसे भिक्षा मांगते हैं, 1 लंगोट पहनो और 1 धो के सुखा दो। एक झोपड़ी थी, उसमें ही दोनों रहते थे बस। और पूरा दिन बस भगवान का नाम लो, जाप करो, ऐसे ही ये सब उनका रूटीन था। अब 18 साल का हो गया बच्चा। तब बाबा जी ने सोचा कि अब ये पूरा तैयार हो गया है, अब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है, तो उसको अपने भरोसे छोड़कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि इसका ध्यान रखने में मेरी साधना में भंग हो रहा है। मैं हमेशा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर उसके साथ लगा रहता हूँ। तो बेटर कि वो अभी अपने रास्ते पे जाए और मैं अपने रास्ते पे जाऊं, और दोनों अपनी अपनी साधना करें, अपने आत्मा का कल्याण करें। तो वैसे सोचकर बाबा ने उस बेटे को बताया और बोला, ये झोपड़ी में तू रह जा, क्योंकि मैं एक बाप की तरह, अगर संसार में होते तो मैं तेरा बाप होता, तो मैं इतना तो तेरे लिए करता ही। तो ये झोपड़ी तू रख ले और मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं कभी अगर इस रास्ते से गुजरूंगा तो तुझे फिर से मिलूंगा। बेटे ने प्रणाम किया और बाबा जी को जाने दिया कि ठीक है गुरुजी, आपके आशीर्वाद दो और मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ओके। एक आध वीक तक सब सही चला। फिर रात को वो जो शिष्य था उसने अपना लंगोट धोकर सुखाया और दूसरा लंगोट पहनकर सो गया। अब सुबह उठा तब वो लंगोट गायब हो गया था। अब वो लंगोट कहाँ ढूंढे, यहाँ वहां बहुत जगह पे ढूंढा, लेकिन लंगोट मिला नहीं। थे 2 ही लंगोट और एक कटोरा था। कटोरा लेकर गांव में गए और सबको पूछने लगे कि ये अगर लंगोट घूम जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो किसी ने समझाया कि एक कुत्ता रख लो, कुत्ता रखोगे तो झोपड़ी का, आपका, सबका प्रोटेक्शन रहेगा और कोई कुछ चोरी नहीं कर जाएगा। कुत्ता पाल लिया। अभी खुद के लिए तो भिक्षा मिल जाती थी, कुत्ते के लिए कौन भिक्षा देगा। तो सब ऐसे बोलते थे कि बाबा जी आपको दे वो तो ठीक है, लेकिन आपके कुत्ते को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आप अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो। अभी बाबा ने सोचा कि ऐसे इसके लिए तो रोटी नहीं मिलेगी, तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि गाय रख लेता हूँ, और गाय का दूध कुत्ता पिएगा, मैं तो अपनी भिक्षा लेता ही हूँ, तो सब कुछ सही चलता रहेगा। एक गाय रख ली। अभी गाय का भी खाने का मैनेज करो। तो उसके लिए उन्होंने अपनी झोपड़ी के बाजू में एक छोटा सा खेत जैसा बना दिया, जिसके अंदर गेहूं उगाते थे। अब सोचने लगे कि गेहूं मैं ही उगाता हूं, तो क्यों मैं गांव में जाकर भिक्षा मांगू, मैं खुद ही तो रोटी बना सकता हूं। अभी उनके दिन में ये रूटीन हो गया, कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ, दोनों को नहलाओ धुलाओ, दोनों का पॉटी वॉटी सब गोबर वोबर साफ करो, और ये गेहूं में से आटा, आटे में से रोटी सब बनाओ, और वो भी सब मैनेज करो। किसी ने सलाह दी कि बाबा जी ये सब करने में तो आप कैसे अपनी साधना कर पाओगे, इससे अच्छा है कि किसी को रख लो। फिर किसी दूसरे ने बोला कि अगर किसी को रख लोगे तो फिर वो भी तो सब कुछ चोरी करके भाग सकता है, भरोसा किसका कर सकते हैं, तो भरोसा अपनी बीवी का कर पाओगे। तो ऐसा एक काम करो कि एक बीवी रख लो, आपकी सेवा भी करेगी, ये सब भी संभालेगी, और आपको तो उल्टा साधना में ज्यादा टाइम मिलेगा। बाबा जी ने बीवी रख ली। अब तो बहुत सारे लोग हंसने लगेंगे कि बीवी रखने के बाद क्या हुआ होगा। तो बीवी ने बोला कि मुझे सोने के लिए एक कमरा चाहिए और मुझे तैयार होने के लिए दूसरा कमरा चाहिए, तो ये झोपड़ी बहुत छोटी है, मुझे बड़ी झोपड़ी बना के दो। तो बाबा जी ने दूसरा एक रूम बनाया साइड में, और फिर उसके लिए एक नया खेत, क्योंकि अब ये जो खेत था वो छोटा पड़ रहा था सबको खाने के लिए, तो एक बड़ा सा खेत बनाना पड़ा। अभी वो वाइफ अकेली हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो एक एम्प्लॉयड पर्सन रखना पड़ा। ऐसे धीरे धीरे बाबा जी ऐसे ही प्रोग्रेस, जिसे हम संसार में बोलते हैं प्रोग्रेस करते हैं, वैसे अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते गए। कुछ 4 5 6 साल बीत गए। उसके बाद उनके जो गुरु थे वो वापस आए, और वो वहीं पर आकर खड़े हुए और सोच रहे कि यहाँ पर वो झोपड़ा था, मेरा शिष्य था जिसको छोड़कर गया था, अब वो झोपड़ा गया कहाँ। तो वो वहां पर जो लेडी थी उसको पूछा कि बेटी यहाँ पर मेरा जो शिष्य था वो कहाँ गया। पता चला कि वो बेटी वो बाबा जी की वाइफ थी। तो बोले कि अरे वो तो मेरे स्वामी है, गांव में गए हैं कुछ काम करने के लिए, वापस आएंगे। वापस आए, बोले अरे तूने तो क्या ये सब चेंज कर दिया, मैंने तुझे क्या सिखाया था, ये क्या घर बीवी गाय कुत्ता बच्चे सब, ये खेत, ये सब क्या हो गया है। बोले बाबा जी क्या बताऊं, एक लंगोट को संभालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा।
आपने वो तो सिखाया नहीं कि लंगोट कैसे संभालना है। सी, कैन यू रिलेट इट टू आवर लाइफ? कैसे हम सोचते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत ख़त्म करते 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 और ज़रूरतें कैसे बढ़ती जाती है, और ज़रूरतें कैसे बढ़ती जाती है। पहले खुद के लिए जिए, खुद की करियर बनाओ, खुद पढ़ाई करो, फिर शादी हो जाए, फिर वाइफ की सब कुछ तैयारी, मतलब उसके लिए सब सिक्योर करके रखो, फिर बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लाइफ, बच्चों की शादी, उनको सेटल करो, फिर उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी। इंसान खुद के लिए जीना ही भूल जाता है। इजंट इट ट्रू? जिस घर में आराम से रहने के लिए घर बनाते हैं, वो घर बनाते बनाते ही 50-55 साल लग जाते हैं। फिर स्पेशली अहमदाबाद में तो अगर बालकनी हो या फिर गार्डन हो तो उसमें तो सब एक झूला रखते ही है, और झूला बनाते वक्त ऐसे ही सोचते हैं कि शाम को ऑफिस से घर आकर आराम से बीवी के साथ बैठकर बात करेंगे, गार्डन में सब फूल पौधे रखेंगे और बहुत ही मजे से रहेंगे। बट जब तक वो झूले पे झूलने का टाइम मिलता है, तब तक वो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, झूल ही नहीं पाते। राइट जब तक वो बड़े फ्लैट स्क्रीन के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रहे थे वो फ्लैट स्क्रीन आ जाता है, तब तक तो टीवी देखने में सर दर्द होने लगता है, मूवी एंजॉय करने का टाइम निकल जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है। जो इतना सॉफ्ट बेड बनाते हैं, जितना बड़ा कमरा जिसमें आराम से रहने के लिए बनाते हैं, जब तक उस पर आराम से सोने का टाइम मिले तब तक तो नींद ही कम हो जाती है। तो हम लाइफ किसके लिए जी रहे हैं? अगर सोचो कि अगर मुझे अहमदाबाद से मुंबई जाना है और मैंने गुजरात मेल ट्रेन की टिकट करवाई, जो सेकंड टायर एसी का एक मेरा कंफर्म टिकट है, एंड आई कैन गो वेरी कंफर्टेबली, रिजर्वेशन हो गया है। तो अगर उसमें गई मैं डब्बे के अंदर और मैंने देखा कि ऊपर की सीट है जैसे कि मुझे चाहिए थी, और डब्बा साफ सुथरा है, सभी एडल्ट्स लोग हैं, आराम से सब सो जाएंगे और मैं आराम से मुंबई जा सकती हूँ। सो व्हाट आई हैड टू डू वाज गो अपस्टेयर्स एंड स्लीप एंड रीच मुंबई। सुबह 7 बजे मुंबई आएगा, पूरी रात आराम से सोकर सुबह मुंबई काम करना है, और पूरे दिन काम कर कर रात कर वापस आना है। ओके अभी ऐसा हुआ कि बर्थ पर बैठकर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, मतलब ये कैसा रूखा सूखा सा है, तो लेट्स डू वन थिंग। मेरे बैग में कुछ स्टिकर्स थे फ्लावर्स वाले, तो मैंने वो सब फ्लावर्स वाले स्टिकर वहां पे लगा दिए ताकि मैं सोऊं तो मुझे अच्छा दिखे तो सही। फिर ये ट्रेन की आवाज बहुत आ रही थी चलने की, तो मुझे लगा कि एक विंड चाइम लगा देती हूँ, और विंड चाइम लगाया जिसकी ठंडी ठंडी वो आवाज धीरे 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 आ जाती है, आती रहती है। तो मुझे लगा कि उससे मैं और बाकी के सारे लोग मेरे साथ है वो सब एंटरटेन्ड रहेंगे। उसके साथ साथ मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा धीरा धीरा म्यूजिक भी लगाना चाहिए, तो वो आधे घंटे तक एक अच्छा सा सॉन्ग सिलेक्ट करके फोन को चार्ज करके रखने में टाइम लग गया। फिर लंबी तो हुई लेकिन वो ट्रेन हिल रही थी, तो ऐसे लगा कि नींद इसमें नहीं आएगी। कुछ लोगों को ट्रेन में बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसे लगता है कि झूला है, और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नींद नहीं आती। अगेन हाउ वी टेक द सिचुएशन, वी कैन टेक इट पॉजिटिवली, वी कैन टेक इट नेगेटिवली। कुछ लोगों को बिल्कुल ही नींद नहीं आती, तो आई वॉज द कंप्लेनर टाइप कि जिसको ट्रेन में नींद नहीं आती है। तो मैंने एक डिवाइस खरीदा हुआ था जिसको बोलते हैं बॉडी रिस्ट्रेनिंग डिवाइस। तो अगर वो डिवाइस को आजू बाजू रख दो और उसके अंदर सो जाओ तो बॉडी बिल्कुल ही हिलेगी नहीं, तो कोई भी जर्क फील नहीं होगा। तो वो भी सेटअप किया सब। ऐसे सब सेटअप करते 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 सुबह के 4-5 बज गए। फिर लगा कि चलो अब तो सो जाते हैं, एकदम मस्त सेटिंग हो गया है, अब अच्छी नींद आएगी, ठंडा भी सब कुछ हो गया है, मुंबई जाके मजा आएगी। नींद आते आते और एक आधा घंटा हो गया, 5 के बदले हो गए 5:30। 7 बजे स्टेशन आने वाला है, 6:45 को मुझे उठना है। जैसे ही सोई अलार्म बजने लगा कि चलो उठने का टाइम हो गया, स्टेशन आ जाएगा, नीचे उतरो और चलते बनो। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरी रात बिल्कुल ही सो नहीं पाई। एक बर्थ को, एक ट्रेन वाले ने मुझे अच्छी बर्थ नहीं दी, वो बर्थ को सजाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया कि मुझे नींद ही नहीं आई। पूरा दिन अनप्रोडक्टिव रहा, बिल्कुल ही मूड नहीं रहा, थकान सी लग रही थी, और स्टेशन आते और रात होते होते तो बिल्कुल ही खत्म हो गया सब कुछ, एनर्जी लेवल। और फिर दूसरी रात मुंबई से वापस अहमदाबाद आना है, द नाइट इज गोइंग टू बी द सेम। आरंट वी डूइंग द सेम विथ अवर लाइफ? जिस घर को बनाने में, जिस घर को सजाने में, जिस बॉडी को सजाने में, जिस आजू बाजू वाले लोगों को सजाने में हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो लाइफ का जो एक्चुअल पर्पस है वो पर्पस हम पहुंचते भी हैं या नहीं?
वो पर्पस हम सॉल्व भी करते हैं या नहीं? क्योंकि ये जर्नी है, इट इज अगेन लाइक अ ट्रेन जर्नी कि अहमदाबाद से मुंबई का स्टेशन है, मुंबई का स्टेशन आएगा, वेदर यू वांट इट और नॉट, वेदर यू विश इट और नॉट, वेदर यू हैव सो मेनी रिलेटिव्स और नॉट, यू हैव टू गेट डाउन ऑन द स्टेशन। ये जिंदगी, ये सारे रिलेटिव्स, ये सारे कंपार्टमेंट के लोग, इन सबको छोड़कर अल्टीमेटली तो निकल ही जाना है। ये घर जिसको बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत की, उसको भी छोड़ के निकल ही जाना है। नथिंग इज गोइंग टू कम विथ अस। सो इज इट ओके टू टेक सो मच स्ट्रेस अबाउट दिस? व्हाई कांट वी जस्ट डिसाइड के व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई वांट? अगर नीड देखी जाए ना तो 250 ग्राम खाना इज इनफ 2 टाइम का। कोई भी इंसान 250 ग्राम से ज्यादा खाना खा ही नहीं सकता। दैट्स वाई तो ये अनलिमिटेड पिज्जा और अनलिमिटेड खाने वाले रेस्टोरेंट्स इतने चलते हैं कि कुछ भी खा लो आप, उससे ज्यादा खा ही नहीं सकते। 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को। एक बेडरूम चाहिए, एक छोटा सा घर हो जिसके अंदर, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। घर दिखावे के लिए नहीं है, घर हमें वेदर से, कोई जंगली प्राणियों से, चोर डाकुओं से बचाए, उसके लिए है। अगर उतना छोटा सा घर हो, एजुकेशन अच्छा सा हो, नेचर अच्छा सा हो, सबके साथ एडजस्ट कर पाने की फीलिंग्स हो हमारे अंदर, देन लाइफ इज गुड, लाइफ इज नॉट बैड। कितने लोगों के पास ये भी चीजें नहीं है? तो व्हाट, व्हाई नॉट टू मेक अ लिस्ट? अगर आज रात को बैठकर हम एक लिस्ट बनाए कि मेरी लाइफ में कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें मुझे चाहिए और कितनी चीजों की मुझे जरूरत है, तो फिर स्ट्रेस एक्चुअली बहुत ही कम हो जाएगा। जितनी सारी चीजों के हम सपने देखते हैं, पहले के लोग शायद ज्यादा सुखी थे क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया नहीं था। वो नहीं देख पाते थे कि बाजू वाले दुबई जाकर आए, या फिर कोई रिलेटिव जो यूएस में रहता है वो दुबई जाकर आया, वो नहीं देखते हैं, राइट? नहीं देख पाते थे। उनको ये जानते जानते शायद 1 साल निकल जाता था कि कौन कहाँ पर वेकेशन के लिए गया। दैट्स वाई प्रोबेबली देयर लाइफ वॉज ईजियर, दैट्स वाई प्रोबेबली देयर स्ट्रेस लेवल वॉज लिटिल लो। उनको पता नहीं चलता था कि कौन सी जगह पे कौन सी टेक्नोलॉजी चलती है, कि ऐसे भी कोई बेड आते हो कि जो आराम से आपको, जैसे आपके मन में विचार आए वैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। प्रोबेबली दैट वॉज द रीजन। तो क्या हम, हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हम नेगेटिवली यूज कर रहे हैं या पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं? मेरे पास जो ट्रेन का टिकट है और मुझे जो जर्नी करनी है, उससे सिर्फ मुझे अपनी सीट को सजानी है, मुझे अपने आप को सजाना है, मुझे बस अच्छे से सोने पे फोकस करना है, या एक्चुअली मुझे अपनी जर्नी पे फोकस करना है और ऐसे तैयार हो जाना है कि दूसरे दिन जैसे मैं स्टेशन पे उतरूं मेरे सारे काम अच्छे से खत्म हो जाए? बिकॉज लाइफ इज लिमिटेड। फिर से गो टू द इंक्रीज योर लाइफ सेशन इफ यू हैव नॉट सीन इट एंड सी दैट हाउ लिमिटेड अवर लाइफ इज। इट इज जस्ट 3 सेंटीमीटर रिबन, और उसमें से थोड़ा भी टाइम स्ट्रेस को देने लायक नहीं है, और स्ट्रेस भी हम करते हैं। विद दैट आई एम एंडिंग टूडेज सेशन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो, we are going to focus on the problems that are actually our on the need side. okay? कि जैसे कि एक्चुअली ऐसे है कि वांट वाले प्रॉब्लम नहीं है, नीड वाले है। जैसे कि अभी की फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि रियल हो सकती है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो कि जिसको अभी हम रियल फेस कर रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करना है. सो वी वुड डिस्कस मोर ऑन दैट. Please feel free to give any feedback that you feel is necessary, any subject that you want me or Adarsh Ahmedabad to take in future, or anything else that is in your mind. If you have any questions, feel free to write them also. I would answer you there, or I would take it up tomorrow or any other session to discuss it with you. Okay, with that I'm ending today's session. Thank you so much. I hope to see you all tomorrow. Thank you. Good night. Take care and focus on your needs for tomorrow. Don't forget that. Okay, bye.